नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा, कहाँ तक पढ़ लिया था, वो पढ़ा था हमने फेज रिलेशन के बारे में, मतलब दशा संबंधों के बारे में। दशा संबंधों के स्तर कितने, 3 हैं। प्रकारों के बारे में पढ़ा था, प्रकार कितने हैं। प्रकारों की बात करें तो 5 प्रकार भी हैं और 6 भी हैं, मतलब कि 7th रीप्रिंट एडिशन के अनुसार 6 प्रकार है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दशा संबंधों के प्रकार कितने हैं तो वो कितने होंगे? दशा संबंधों के प्रकार होंगे 6। ठीक है। स्तर कितने हैं? 3। ये यहाँ तक फेज रिलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो आगे की क्लास है हमारी वो होगी आज की, इसके बारे में कोलन क्लासिफिकेशन के प्रायोगिक वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है उन्होंने प्रायोगिक जो क्लासिफिकेशन है, प्रायोगिक वर्गीकरण है कि प्रैक्टिकल रूप में वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो उनके बाद उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया, जो प्रायोगिक वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में डॉक्टर रंगनाथन जी ने बताया। देखो, रंगनाथन जी हैं, उन्होंने 9 चरण वाली एक प्रायोगिक वर्गीकरण की पद्धति बताई है। ठीक है, देखो बात करते हैं प्रायोगिक वर्गीकरण की। ठीक है, प्रायोगिक वर्गीकरण। ठीक है, प्रायोगिक वर्गीकरण है। एग्जाम में देखो क्वेश्चन इसमें 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है, और जो ये प्रायोगिक वर्गीकरण वाला और फेज रिलेशन वाला दोनों टॉपिक है उनमें से हमेशा 100% है एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता ही है इनसे। तो प्रायोगिक वर्गीकरण से है जो उनसे, देखो पिछली हमारी जो लाइब्रेरी थी 3rd ग्रेड, उसके अंदर भी एग्जाम क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि इसके जो 9 चरण है तो 0 से 4 तक है वो किस स्तर पर आते हैं, वो आते हैं वैचारिक धरातल पे। ठीक है, वैचारिक धरातल। तो देखो प्रायोगिक वर्ण की, देखो इसमें प्रश्न किस प्रकार से पुटअप होते हैं ये बताता हूँ पहले, फिर इसके बाद में चरणों की बात करेंगे। देखो ये कितने चरण वाली प्रक्रिया, देखो प्रायोगिक वर्गीकरण है वो कितने चरण वाली है, तो 9 चरणों वाली प्रक्रिया। ठीक है, अब एग्जाम में पूछे कि कितने सोपानों वाली प्रक्रिया है, तो सोपान की दृष्टि से बोले तो कितने हैं? 9 सोपान है। ठीक है, कितने हैं? 9 सोपान। मतलब रंगनाथन ने जो प्रायोगिक वर्गीकरण की जो प्रक्रिया दी है वो कितने चरणों वाली है? 9 चरणों वाली है। कितने सोपानों वाली है? सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप हो तो कितने सोपानों वाली है? 9 सोपानों वाली। ठीक है, अच्छी तरीके से समझना है, 8 नहीं करना है, क्योंकि इसका रीजन ये होता है इसमें जो सोपान शुरू होते हैं वो वैसे 0 से होते हैं। कहाँ से होते हैं? 0 से शुरू होकर के 1 आता है, फिर ऐसे चलते हुए 8 तक जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में चरण तो कितने हुए? 9 ही हुए। सोपान भी कितने हुए? 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तो 9 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 0 इंक्लूड है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से इसके सोपान हैं, कौन कौन से इसके चरण हैं, इन सभी की बात करते हैं। और देखो इससे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन में पुटअप होता है कि चौथे चरण का नाम क्या है। एकदम सीधा और सरल क्वेश्चन यहाँ तक आ जाता है, चरणों के नाम पूछे जाते हैं। इंग्लिश नेम भी याद रखना, हिंदी नेम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहला जो है वो है रो टाइटल। इसको पहला चरण है वो क्या है? रो टाइटल। ठीक है, दूसरे चरण का नाम है फुल टाइटल। तीसरा है कर्नल टाइटल। रो टाइटल, फुल टाइटल, कर्नल टाइटल। ठीक है, चौथा है एनालाइज टाइटल। एनालाइज्ड टाइटल। ठीक है, पांचवा चरण हुआ ट्रांसफॉर्म टाइटल। ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल। ठीक है, देखो रो टाइटल, फुल टाइटल, कर्नल टाइटल, एनालाइज टाइटल, ट्रांसफॉर्म टाइटल। ठीक है, फिर छठा चरण आता है टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड टर्म। टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड टर्म। टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड टर्म। ठीक है, ये आता है। फिर 7th जो इसका 7वां चरण है ये होता है क्या? 7वें चरण को बोलते हैं टाइटल ऑफ फोकल नंबर। टाइटल ऑफ फोकल नंबर। ठीक है, टाइटल ऑफ फोकल नंबर। ठीक है, 8वां चरण होता है इसका, उसको बोलते हैं टाइटल ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, टाइटल ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस फोकल नंबर। टाइटल ऑफ सिंथेसिस फोकल नंबर। ठीक है,
नोवा होता है वो होता है वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखो इनका जो है हिंदी अनुवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है कि पहले चरण का क्या नाम है, रोड टाइटल, दूसरे चरण का क्या नाम है, इसकी विशेषता क्या है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, वो सब बात करेंगे। देखो रोड टाइटल हिंदी में बोलते हैं अपरिष्कृत आज्ञा। क्या बोलते हैं? अपरिष्कृत आज्ञा। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिव्यंजक आज्ञा। अभिव्यंजक या फुल का मतलब क्या होता है? पूर्ण आज्ञा, इसको बोल सकते हैं पूर्ण आज्ञा। ये दोनों इसके देखो हिंदी में है, वो भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके बाद में कर्नल टाइटल को बोलते हैं मूल पदों की आज्ञा। ठीक है, इसके बाद में जो है एनालाइज टाइटल है, एनालाइज बोलते हैं विश्लेषित आज्ञा। ठीक है, विश्लेषित आज्ञा। ठीक है, विश्लेषित आज्ञा। फिर इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं रूपांतरित आज्ञा। ठीक है, टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड मानक पदों की आज्ञा। ठीक है, टाइटल ऑफ फोकल नंबर का मतलब होता है सकेंद्रीय संख्या युक्त आज्ञा। सकेंद्रीय संख्या युक्त आज्ञा। ठीक है, सकेंद्रीय संख्या युक्त आज्ञा। ठीक है, और इसको बोलते हैं संश्लेषित वर्गांक या संश्लेषित वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं? संश्लेषित वर्ग संख्या। और जो नौवां चरण होता है वो होता है सत्यापन का। क्या होता है? सत्यापन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखो रंगनाथन जी ने है, इनका नाम अलग दिया। देखो एग्जाम में अगर आपको पूछे पहला चरण का नाम, रोड टाइटल, अपरिष्कृत क्या, अभिव्यंजक क्या, इस प्रकार से देखो इंग्लिश ने भी याद रखना, हिंदी ने भी याद रखना। लेकिन जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने है वो इनके नाम अलग दिए। इसको बोला उन्होंने सोपान 0। क्या बोला है? सोपान 0। ठीक है, इसको बोला है सोपान 1। ठीक है, इसको बोला है सोपान 2। ठीक है, इसको बोला है सोपान 3। ठीक है, इसको बोला है सोपान 4। ठीक है, इसको बोला है सोपान 5। ठीक है, इसको बोला है सोपान 6। इसको बोला है सोपान 7। क्या बोला है इसको? सोपान 7। इसको बोला है सोपान 8। ठीक है, सोपान 8। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन है जो भी दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। देखो ये 0 से 4 होते हैं, वो किस धरातल से बनती है? होते हैं वैचारिक धरातल से। किससे? वैचारिक धरातल से। वैचारिक धरातल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वैचारिक धरातल को बोलते हैं आइडिया प्लेन। ठीक है, आइडिया प्लेन। ठीक है, ये होता है शाब्दिक धरातल से। इससे होता है शाब्दिक धरातल से। ठीक है, ये किससे होता है? शाब्दिक धरातल से। और जो ये 6 और 7 होते हैं, ये होते हैं अंकन धरातल से। ठीक, अंकन धरातल। देखो शाब्दिक धरातल को इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल प्लेन। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्बल प्लेन, इसको बोलते हैं नोटेशन प्लेन। ठीक है, नोटेशन प्लेन। इस प्रकार से देखो, अगर जो प्रायोगिक वर्गीकरण के बारे में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होंगे, वो सारे प्रकार के मैंने इसमें बता दिए हैं। पहला, अगर चरणों के बारे में पूछे कि पहला चरण कौन सा है, चौथा चरण कौन सा है, पांचवा कौन सा, पांचवा बोले ट्रांसफॉर्म टाइटल है, छठा टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड टर्म है। अगर ऐसे पूछे अगला कि हिंदी में पूछ सकता है पांचवा चरण का रूपांतरित क्या है, छठे का मानक पदों क्या क्या है। फिर अगला जो है अगले प्रकार के क्वेश्चन वही आ सकता है कि रंगनाथन के प्रायोगिक वर्गीकरण के चरणों के अनुसार सोपान 0 से लेकर सोपान 4 किस धरातल में आते हैं? तो वो आते हैं किसमें? वैचारिक धरातल में। देखो एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा आता है। अब एग्जाम में किस प्रकार से आता है? रंगनाथन के प्रायोगिक वर्गीकरण के अनुसार जो शाब्दिक धरातल में
कितने सोपान आते हैं रंगनाथन के प्रायोगिक वर्गीकरण के अनुसार शाब्दिक धरातल में। फिर वहां पर ऑप्शन आते हैं सोपान 5 6, सोपान 4 6, सोपान 4, केवल सोपान 5। तो शाब्दिक धरातल में केवल सोपान 5 आएगा और अंकन धरातल में आएगा सोपान 6 और 7, और 0 से 4 सोपान है वो वैचारिक धरातल। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना है अच्छी तरीके से। इनका हिंदी नाम भी पूछा जाता है और इंग्लिश नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक एक जो चरण है उसके बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से नंबर बनाए जाते हैं, किस प्रकार से आख्या होती है। ठीक है, अब देखो ये सोपान 8 है वो सत्यापन से, ये किसी प्रकार के अंकन से संबंधित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये अच्छी तरीके से। वैचारिक धरातल 0 से 4 सोपान, शाब्दिक धरातल 5 और अंकन धरातल 6। ठीक है, चरण है 9, सोपान ये कितने हैं, चरण भी 9 है। एग्जाम में अगर ये केवल ये क्वेश्चन आए कि रंगनाथन के अनुसार प्रायोगिक वर्गीकरण के कितने चरण हैं, तो 9। रंगनाथन के अनुसार प्रायोगिक वर्गीकरण के कितने सोपान, अगर ये भी आ जाए तो भी आपको 9 करने, सोपान भी 9 है, चरण भी 9। लेकिन रंगनाथन ने एक्चुअल में सोपान 1 जो पहला सोपान उसको 0 नाम दिया है, दूसरे सोपान को 1 नाम दिया है, तीसरे को 2 नाम दिया है, इस प्रकार 9वें सोपान को 8 नाम दिया। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर वैचारिक धरातल, शाब्दिक धरातल, अंकन धरातल, इनसे भी क्वेश्चन पुट होते हैं, अच्छी तरीके से याद रखना। अब बात करते हैं एक एक संस्करण की डिटेल, एक एक जो इसका चरण है उसकी डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो पहला इसके अंतर्गत आता है कौन सा, रो टाइटल। कौन सा है, रो टाइटल। ठीक है, रो टाइटल की बात करते हैं। देखो रो टाइटल का मतलब है अपरिष्कृत आख्या, मतलब जिस प्रकार से मुख पृष्ठ पर जो आख्या दी गई होती है उसको क्या बोलते हैं, रो टाइटल बोलते हैं। ठीक है, रो टाइटल कि जिस प्रकार से जो मुख पृष्ठ पर जो आख्या दी जाती है, मुख पृष्ठ पर जो आख्या दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, रो टाइटल बोलते हैं। हमेशा याद रखना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कोई बुक है उसका नाम है फ्लड रिलीफ इन आसाम। ठीक है, फ्लड रिलीफ इन आसाम। ठीक है, बुक का नाम क्या है, फ्लड रिलीफ इन आसाम है। तो इस प्रकार से जो टाइटल जो मुख पृष्ठ पर जो आख्या दी गई है उसको सीधा सीधा हम फर्स्ट चरण के अंदर रखते हैं, रो टाइटल के अंतर्गत। एग्जाम में देखो इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि प्रायोगिक वर्गीकरण के कौन से चरण में मुख पृष्ठ पर दी गई आख्या को सीधा सीधा लेते हैं। तो पहला चरण है रो टाइटल, उसमें जो मुख पृष्ठ पर आख्या दी गई होती है उसको सीधा सीधा लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है फुल टाइटल। क्या आता है, फुल टाइटल। ठीक है, फुल टाइटल देखो फुल टाइटल का मतलब होता है अभिव्यंजक आख्या। ठीक है, अभिव्यंजक आख्या। ठीक है, अभिव्यंजक आख्या के अंदर क्या होता है कि इस आख्या को पूर्ण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पूर्ण बनाया जाता है, मतलब पूरे मुख पृष्ठ का अध्ययन किया जाता है। बुक के अंदर कुछ मुख्य पृष्ठों का अध्ययन करके इस आख्या को पूर्ण किया जाता है। जैसे फ्लड रिलीफ इन आसाम थी, लेकिन एक्चुअल में जो इसका आख्या होनी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, फुल टाइटल। मतलब कि इस जब बुक को पढ़ा गया तो अंदर पाया गया कि ये क्या थी कि जब 1998 में आसाम के अंदर बाढ़ आई तो ग्रामीण लोगों को जो सहायता दी गई थी उसके बारे में बुक थी। तो देखो इसकी जो फुल टाइटल होगा वो कैसा होगा, देखो रो टाइटल में तो सीधा मुख पृष्ठ से लेंगे, लेकिन फुल टाइटल में क्या होगा, इसको पूर्ण आख्या बनाएंगे, मतलब अपनी तरफ से कुछ शब्द जोड़ेंगे ताकि इसको विशिष्ट वर्ग संख्या प्रदान की जा सके। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बुक थी वो 1998 में बाढ़ के बारे में थी जो आसाम में आई थी, और उसमें जो ग्रामीण लोगों को सहायता दी गई थी, किसको, ग्रामीण लोगों को। इसकी पूर्ण आख्या क्या बनेगी, फ्लड रिलीफ। ठीक है, इसकी आप क्या बनेगी, फ्लड रिलीफ टू रूरल पीपल। ठीक है, फ्लड रिलीफ टू रूरल पीपल इन आसाम। ठीक है, अब ये कब की बात है, 1998, तो ड्यूरिंग 1998 की। ठीक है, सपोज देख, अब देखो ये पूरा टाइटल वो किस विषय से संबंधित है, फ्लड रिलीफ रूरल पीपल जो है ये कॉलन क्लासिफिकेशन की जो वाई मेन क्लास है ना सोशियोलॉजी, उससे संबंधित है। तो इसके बाद डॉट लगे इन सोशियोलॉजी। ठीक है, इन सोशियोलॉजी। ठीक है,
इस प्रकार से एक ये पूरी आख्या बनेगी, फुल टाइटल ये बनेगा इसका, फुल फ्लड रिलीफ टू रूरल पीपल। मतलब फुल टाइटल में क्या होता है कि ग्रंथ के मुख पृष्ठ का, उसके आंतरिक भागों का अध्ययन करके जो है रो टाइटल है उसको, उसके अंदर कुछ शब्द वर्गाकार अपनी तरफ से जोड़ता है, ताकि जो बुक है या जो टाइटल है उसको एक विशिष्ट वर्ग संख्या प्रदान की जा सके। ठीक है, बुक को विशिष्टता प्रदान करने के लिए, टाइटल को विशिष्टता प्रदान करने के लिए जो है ये फुल टाइटल का निर्माण होता है। इसमें ये इसको क्या कहते हैं, पूर्ण आख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में होता है कर्नल टाइटल। क्या होता है, कर्नल टाइटल। ठीक है, कर्नल टाइटल का जो अर्थ होता है वो मूल पदों की आख्या होता है। क्या होता है, मूल पदों की आख्या। ठीक है, अब मूल पदों की आख्या से मतलब क्या होता है कि जो इसमें निरर्थक शब्द हैं वो हटा दिए जाते हैं तथा सार्थक शब्दों को हट रखा जाता है। देखा, निरर्थक शब्द के तौर पर इन है, ऑफ है, ए है, एन है, दी है, और जैसे टेक्स्ट बुक ऑन है, टेक्स्ट बुक ऑन या इंट्रोडक्शन ऑन, ऐसे जो भी वर्ड आते हैं उनको टाइटल के अंदर इनको क्या कहा जाता है, निरर्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, निरर्थक शब्द। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि पहले तो ये आएगा कि मूल पदों की आख्या या कर्नल टाइटल को वर्गीकरण क्या कौन सा चरण है, तो तीसरा, या तीसरे चरण का क्या नाम है, तो कर्नल टाइटल। ठीक है, इसके अलावा ये आता है कि टाइटल के अंदर से निरर्थक शब्दों को जैसे ए, एन, दी आदि हैं उनको वर्गीकरण के कौन से चरण में हटा दिया जाता है, तो कौन से चरण में आएगा, तीसरे चरण में निरर्थक शब्दों को हटा दिया जाता है, केवल सार्थक। अब इस आख्या की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से निरर्थक शब्द हैं उनको हटा दिया। एक तो टू है, इसको हटा दिया जाएगा, एक इन है, इसको हटा दिया जाएगा, एक ड्यूरिंग है, इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे फ्लड। ठीक है, डॉट रिलीफ, फ्लड रिलीफ। टू हटेगा, टू हटाने की क्या बचेगा, रूरल पीपल। ठीक है, ये बचेगा आसाम, इन हट जाएगा, यहाँ पे क्या हटेगा, इन आसाम, इन हट जाएगा, आसाम बचेगा, आसाम। ड्यूरिंग हटेगा 1998, और ये क्या है, सोशियोलॉजी। ठीक है, इन यहाँ पर इन भी हटेगा और सोशियोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, मूल पदों की आख्या हमारे पास तैयार होती है। ठीक है, इसके बाद में जो है अगला चरण होता है वर्गीकरण का, वो क्या होता है, रो टाइटल, फुल टाइटल, कर्नल टाइटल। चौथा होता है एनालाइज्ड टाइटल। क्या होता है, एनालाइज्ड टाइटल, एनालाइज्ड टाइटल। ठीक है, एनालाइज्ड टाइटल होता है वो चौथा चरण होता है, इसको होता है विश्लेषित वर्ग संख्या। ठीक है, विश्लेषित वर्ग संख्या, विश्लेषित टाइटल या विश्लेषित आख्या बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो टाइटल है, आख्या है, आख्या के पक्षों का, आवर्तनों का और स्तरों का, स्तरों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, पहला तो कि चौथे चरण का नाम क्या है, एनालाइज टाइटल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन होगा कि वर्गीकरण के कौन से चरण में, मतलब रंगनाथन के अनुसार प्रायोगिक वर्गीकरण के कौन से चरण में जो है आख्या के पक्षों, आवर्तनों, स्तरों को दर्शाया जाता है। ठीक है, या आख्या को जो है आवर्तनों, स्तरों या पक्षों में बांटा जाता है, तो कौन से चरण में आएगा, चौथे चरण में। या उसका नाम हो सकता है कि कौन से चरण में आख्या, पक्षों, आवर्तनों, स्तरों को बांटा जाता है, तो आएगा एनालाइज्ड टाइटल, विश्लेषित आख्या जिसको बोलते हैं, इस चौथे चरण में आएगा। अब इसमें बांटेंगे कैसे, अब देखो जो फ्लड है, फ्लड क्या है, ई कम टू पी में आएगा। देखो फ्लड है वो तो आएगा ई कम टू पी में। ठीक है, ये जो ई कम टू पी लिया मैंने, कोलन क्लासिफिकेशन की बुक खोलना, वाई सोशियोलॉजी में जाना, और वाई सोशियोलॉजी में जाने के बाद ई कम टू पी में जाओगे तो वहां पर फ्लड मिलेगा आपको। ठीक है, जो रिलीफ है, रिलीफ कहाँ से आता है, 2E कम 3P, 2E कम 3P में मिलेगा आपको, उसी वाई सोशियोलॉजी में क्लास में। ठीक है, इसके बाद रूरल पीपल। ठीक है, तो रूरल पीपल है वो पी को दर्शाता है, पी जो व्यक्तित्व पक्ष है उसको दर्शाता है।
ठीक है। इसके बाद आता है आसाम। क्या है? आसाम। आसाम इस स्थान का नाम है, तो किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा S1 को। ठीक है, S1 राजनीतिक क्षेत्र को। ठीक है, S1 को दर्शाएगा। इसके बाद में जो 1998 है किसको दर्शाएगा? T1 को। समय है तो T1 मतलब T काल पक्ष का प्रथम स्तर को दर्शाएगा, क्योंकि हमें आवर्तन स्तर दोनों लिखने हैं। इसके बाद में जो सोशियोलॉजी है, क्या है? सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी किसको दर्शाएगा? BC को दर्शाएगा। BC का मतलब बेसिक क्लास या मुख्य वर्ग, क्योंकि ये जो पूरी टाइटल है, पूरी आख्या है, वो किसको दर्शा रही है? सोशियोलॉजी मुख्य वर्ग को दर्शा रही है। इस प्रकार विश्लेषित आख्या में उसके आवर्तनों का, देखो ये क्या है? आवर्तन है, ये आवर्तन है, ये भी ठीक है, उसका स्तर भी है और आवर्तन दोनों में गिना जाएगा। ये है उसका स्तर है, ये स्तर है, ये मुख्य वर्ग मतलब मुख्य मेन क्लास है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आख्या को आवर्तनों और स्तरों में कौन से चरण में विश्लेषित किया जाता है? तो वो चौथे चरण में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं पांचवें चरण की। ठीक है, पांचवें चरण का देखो नाम क्या है? पांचवें चरण का नाम है ट्रांसफॉर्म टाइटल। कौन सा है? ट्रांसफॉर्म टाइटल। ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल। ट्रांसफॉर्म टाइटल का मतलब होता है रूपांतरित आख्या। क्या होता है? रूपांतरित आख्या। रूपांतरित से मेरा तात्पर्य है कि वर्गीकरण का जो विश्लेषित किया गया है हमारा टाइटल, उसको उसके सभी पक्षों को, उसकी मूलभूत श्रेणियों को मूर्तता ह्रास के क्रम में व्यवस्थित करना। रूपांतरित आख्या का मतलब है कि पक्षों को, आवर्तनों को, स्तरों को, सभी को मूर्तता ह्रास के क्रम में, मूर्तता ह्रास के क्रम में व्यवस्थित करना, मूर्तता ह्रास के क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, अब देखो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि रंगनाथन के अनुसार प्रायोगिक वर्गीकरण के कौन से चरण में सभी पक्षों को, स्तरों को, आवर्तनों को मूर्तता ह्रास के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो वो क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल या पांचवें चरण में। ठीक है, जबकि पक्षों, आवर्तनों और उनको अलग पक्षों, किसी टाइटल को पक्षों में, आवर्तनों में, स्तरों में कौन से चरण में बांटा जाता है? तो अगर आवर्तन स्तर और पक्षों में बांटने की बात है तो चौथा चरण करना है। यदि उनको मूर्तता ह्रास में व्यवस्थित करने की बात है तो पांचवा चरण है। ठीक है, अब मूर्तता ह्रास में कैसे? कि सबसे पहले देखो BC आएगा, मतलब बेसिक क्लास आएगा। मूर्तता ह्रास का अगर PMEST आएगा, फिर उसके बाद में आएगा P पक्ष आएगा, फिर उसके बाद में M पक्ष आएगा, फिर उसके बाद में E पक्ष आएगा, उसके बाद में S पक्ष आएगा और उसके बाद में T पक्ष आएगा। ठीक है, ये क्या होता है? मूर्तता ह्रास के, क्योंकि PMEST जो मूलभूत श्रेणियां हैं उनको रंगनाथन ने PMEST के मूर्तता ह्रास के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो रंगनाथन के अनुसार प्रायोगिक वर्गीकरण के पांचवें चरण में इनको क्या है? मूर्तता ह्रास के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है किसी भी टाइटल को। अब देखो इसको मूर्तता ह्रास के क्रम में किसी प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले तो BC आएगा, सोशियोलॉजी। ठीक है, देखो बेसिक क्लास क्या है? पहले लिखेंगे सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी देखो, सोशियोलॉजी क्या है? BC है, BC है। इसके बाद में आता है, देखो BC आ गया, BC के बाद में P पक्ष आएगा। अब देखो P पक्ष कौन सा है? P देखो ये रहा, रूरल पीपल है P। इसके बाद में लिखेंगे रूरल पीपल, रूरल पीपल। ये क्या है? ये P पक्ष है। ठीक है, P पक्ष के बाद में लिखेंगे PM। अब देखो M हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर भी E है, ये भी E है। ये E पक्ष का पहला आवर्तन है, ये E पक्ष का दूसरा आवर्तन है। तो मूर्तता ह्रास के अनुसार पहले आवर्तन को पहले लिखा जाएगा, दूसरे आवर्तन को बाद में। इसके लिए पहले आएगा फ्लड आएगा, फ्लड को लिखेंगे E कम 2P से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद में करेंगे रिलीफ को, RELIEF, रिलीफ को लिखते हैं 2E कम 3P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में S आएगा, देखो E तक हो गया, इसके बाद S आएगा और T आएगा। ठीक है, S क्या है? आसाम है, आसाम का कौन सा स्तर है? S1, मतलब प्रथम स्तर की बात हो रही है। फिर आएगा T वाला कौन सा? 1998। ठीक है, ये होता है इसका T1। ठीक है, इस प्रकार से पूरी आख्या को किससे? PMEST मतलब मूर्तता ह्रास के क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है।
रंगनाथन के प्रायोगिक वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकरण के कौन से चरण में टाइटल को मतलब कि मूर्तता ह्रास के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो कौन से चरण में किया जाता है? 5वें चरण में। ठीक है, इसके बाद में देखो बात करते हैं 6वें चरण में। देखो 6वें चरण में क्या होता है, इसका 6वें चरण का नाम है टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड टर्म। क्या है? टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड टर्म, स्टैंडर्ड टर्म। ठीक है, टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड टर्म है इसका नाम। तो ठीक है, स्टैंडर्ड टर्म का मतलब होता है मानक पदों की आज्ञा। क्या है? मानक पदों की आज्ञा। तो इसमें क्या होता है, देखो जो हमने आख्या में शब्द लिए हैं वो कोई जरूरी है कि कॉलन क्लासिफिकेशन में मिले? जो कॉलन की बुक है हमारी, तो कॉलन की बुक में जरूरी नहीं है कि जो हमारी आख्या में जो वर्ड है वो मिले। इसलिए मतलब कि उन जो ये हमारी आख्या में जो वर्ड है उनके कुछ पर्यायवाची शब्द जो हमारी कॉलन में मिल सकते हैं या उस कॉलन के शब्दों के पर्यायवाची इसमें यूज किए होंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के जो वर्ड हैं उनको आख्या के वर्डों से कंपेयर किया जाता है। मतलब कि जो कॉलन में वर्ड है उन्हीं को रखा जाता है। जैसे बात करते हैं सोशियोलॉजी, तो ये तो मिलेगा कॉलम वाई मेन क्लास में। रूरल पीपल देखो, वहां पर अगर आप वाई मेन क्लास में जाओगे तो उसका 31 नंबर पी पे जाओगे तो रूरल पीपल नहीं मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगा आपको? केवल रूरल मिलेगा। ठीक है, तो हमको जो इस चरण होता है टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड टर्म, उसमें मानक पद जो कॉलन क्लासिफिकेशन में है उसी को टाइटल के अंदर रखना है। मतलब इसमें पीपल हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मानक पद है। मानक पदों का मतलब जो कॉलन की बुक के अंदर जो पद हैं उन्हीं को रखना है, उसके अलावा सभी को हटा, क्योंकि वहां पर पीपल शब्द नहीं मिलता। और या अगर कुछ शब्द अगर कॉलन यहाँ पर नहीं है और उसके अलावा अगर कॉलन में है तो उनको जोड़ना भी पड़ सकता है, जिसे रिलीफ होता है। जबकि अगर हम कॉलन की बुक में जाएंगे तो वहाँ पर रिलीफ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? रिलीफ वर्क मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है मानक पदों की क्या बनाते हैं। देखो सोशियोलॉजी ऐसा कैसा रहेगा, सोशियोलॉजी। ठीक है, ये तो होता है बेसिक क्लास। इसके बाद देखो रूरल रहेगा। ठीक है, रूरल पीपल हट जाएगा। देखो ये तो ये पीपल हटेगा। क्यों? क्योंकि पीपल है जो कॉलन की बुक में नहीं है, केवल वहां पर कॉलन की बुक में दिया गया है तो वो रूरल दिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्लड की। तो वहां पर देखो फ्लड का जो है वो फ्लड ऐसे का ऐसा मिलता है ई कम टू बी। ठीक है, ये कॉलन की बुक से ले रहा हूं मैं। जो ये फ्लड वर्ड है वो ऐसा का ऐसा कॉलन की बुक में आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं रिलीफ की। तो कॉलन की बुक में रिलीफ वर्ड नहीं मिलता, वहां पर क्या मिलता है? रिलीफ वर्क मिलता है। ठीक है, RELIF रिलीफ वर्क। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो कॉलन की बुक में है उन्हीं को लेना। ठीक है, यहाँ पर हमने वर्क जोड़ा है एक्स्ट्रा और यहाँ से पीपल हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि जो कॉलन में है वही वर्ड हम लेंगे। इसके बाद में आसाम है वो ऐसा कैसा मिलेगा। ठीक है, ये किस में आता है? क्या आता है? S1 में। ठीक है, इसके बाद में 1998 है, ये ऐसा कैसा आएगा? ये आता है T1 में। ठीक है, इस प्रकार से आख्या बनती है। ठीक है, इसके बाद में होता है 7वां चरण। देखो 7वां चरण होता है टाइटल ऑफ फोकल नंबर। क्या होता है? टाइटल ऑफ फोकल नंबर। ठीक है, फोकल नंबर। देखो टाइटल ऑफ फोकल नंबर के अंदर क्या होता है कि जो हमारी आख्या दी गई है, जो हमारा ये टाइटल दिया गया है, उसको चिन्ह प्रदान करना। क्या प्रदान करना? उसको अंकन देना। अब देखो सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी को जो है कॉलन क्लासिफिकेशन में किससे दर्शाते हैं? कैपिटल वाई से। ठीक है, तो वाई, तो ये तो हो गया 20। ठीक है, इसके बाद देखो रूरल। रूरल को किससे दर्शाते हैं? 31 से दर्शाते हैं। देखो ये 31 में मेरा मन से नहीं ले रहा, ये मिलेगा आपको कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक खोलोगे, इसमें वाई सोशियोलॉजी के पी पक्ष में फेस फोसा इन पी में जाओगे तो वहां पर 31 नंबर मिलेगा। फिर जो फ्लड है, फ्लड के लिए इकम टू पी में कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक खोलोगे तो फ्लड के अंदर ई के अंदर इकम टू पी में जाओगे तो वहां पर कितना नंबर मिलेगा? 4355 है। वो किसका नंबर मिलेगा? फ्लड का नंबर मिलेगा। ये किस में आता है? ई कम टू पी में आता है। ठीक है, इसके बाद में जो रिलीफ वर्क है, रिलीफ वर्क का नंबर कितना मिलेगा? 67 मिलेगा।
ये किसके अंदर 2e कम 3p में आता है, ठीक है। इसके बाद में आसाम का नंबर है वो स्पेस आइसोलेट से लेंगे। तो स्पेस आइसोलेट में आसाम का नंबर कितना मिलेगा, वो मिलेगा 4477। कितना मिलेगा, 4477, ठीक है। ये मिलेगा S1 में, ठीक है। इसके बाद में देखो T1, देखो टाइम आइसोलेट है। टाइम आइसोलेट में पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि किस प्रकार से इनका यूज करना है। तो जैसे 1947 का नंबर N47 बनता है, 1998 का नंबर उसी प्रकार से कितना बनेगा, N98, ठीक है। ये बनता है T1 का, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं सकेंद्रीय संख्या युक्त आज्ञा, ठीक है। सकेंद्रीय संख्या युक्त आज्ञा, सकेंद्रीय संख्या युक्त आज्ञा, ठीक है। इसके बाद में जो 8वां चरण होता है वो होता है टाइटल ऑफ सिंथेसिस। टाइटल ऑफ सिंथेसिस मतलब टाइटल ऑफ सिंथेसिस होता है, मतलब सिंथेसिस फोकल नंबर, ठीक है। मतलब टाइटल ऑफ सिंथेसिस फोकल नंबर में क्या होता है, उचित वर्ग चिन्हों का उपयोग करते हुए, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं संश्लेषित वर्गांक संख्या। क्या बोलते हैं, संश्लेषित वर्गांक, ठीक है। संश्लेषित वर्गांक बोलते हैं, मतलब उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए, उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए, उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए सभी पक्षों को जोड़ दिया जाता है। उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए पक्षों को जोड़ दिया जाता है और उससे क्या बना दिया जाता है, इसका नंबर। देखो y है, y के बाद में सीधा p है, तो इसके लिए इसका मतलब कि कोई चिन्ह नहीं आएगा। इसके बाद में देखो e कम टू p का ये कोलन आता है, उसके बाद नंबर आता है 4355, ठीक है। 2e कम 3p होता है, उसके लिए भी कोलन का चिन्ह यूज होता है, उसके लिए नंबर है 67। ऐसा कैसे लिखेंगे। फिर इसके बाद में देखो S1 है, तो S जो स्पेस आइसोलेट होता है उसके लिए कौन से चिन्ह का उपयोग होता है, उसके लिए डॉट का उपयोग होता है। इसका नंबर कितना है, 4477, ठीक है। इसके बाद टाइम आइसोलेट होता है, टाइम आइसोलेट के लिए किसका चिन्ह का उपयोग होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा का, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे, इसको लिखेंगे N98। देखो N98 मैंने यहाँ से लिया है। तो इस प्रकार से ये पूरा नंबर बनता है। तो मतलब प्रायोगिक वर्गीकरण के जो 8 चरण होते हैं उनमें 8वें चरण में जाकर के ये नंबर बनता है। मैंने देखो भी इसी क्लास के अंदर पीछे बताया था कि 7वां और 8वां चरण होता है। 7वां और 8वां चरण होता है वो किससे संबंधित होता है, अंकन से संबंधित होता है, ठीक है। अब देखो अंकन का प्रयोग केवल 7वें और 8वें चरण में, यहाँ पर देखो अंकन किया गया, ये अंकन है, ये अंकन है। इससे पहले अंकन किया गया है नहीं। यहाँ पर तो हम देखो पक्षों का निर्धारण कर रहे हैं, उनको मानक पद बना रहे हैं। यहाँ पर हम जो है पक्षों को मूर्तता हाथ पे जचा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अंकन तो हमने 7वें और 8वें चरण में ही किया है। इसके बाद में जो 9वां चरण आता है, 9वां चरण किसका आता है, सत्यापन का आता है। किसका आता है, सत्यापन। सत्यापन का मतलब होता है वेरिफिकेशन, कि इस जो नंबर बना है उसको उल्टे क्रम के अंदर वापस लिखते हैं और सारे इस तरह से ये देखते हैं लिख करके कि जो हमारा टाइटल था, जो हमारा फुल टाइटल था वो हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों जो आज की क्लास में जो मैंने ये प्रायोगिक वर्गीकरण के जो 9 चरण बताए हैं उनसे 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होगा। पिछली जो जितने भी पेपर लगे उनमें है, जो पिछली हमारी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरी थी उसमें पूछा गया था कि जो प्रायोगिक वर्गीकरण के सोपान 0 से 4 वो किस स्तर से संबंधित हैं, तो वो किससे है, वैचारिक धरातल से, ठीक है। इसी प्रकार से आने वाली एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।